ये समूचा विश्व सिर्फ एक भावना के चलते गतिमान है, वो है विश्वास। कहा जाता रहा है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पर आज यहाँ पर बात गंगा माँ को मानने को लेकर नहीं है। बात है कि जैसे हम भगवान को मानते हैं, हम ये मानते हैं कि भगवान का अस्तित्व है और वो कण कण में विराजमान है। ठीक वैसे ही हम माने या न माने, पर एक और शक्ति भी इस संसार में है जिसके होने का हम में से कई लोगों को प्रमाण मिला भी है, और हम में से कई लोग आज भी उसके बारे में सोच कर सिहर जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेत की, जिसे सभी लोग अपने अपने हिसाब से नाम देकर परिभाषित करते हैं। कोई इसे भूत तो कोई प्रेत या कोई कुछ और कहता है, पर हर कोई चाहे अनचाहे सत्य को अवश्य मानता है कि भगवान के बाद एक और अलौकिक शक्ति संसार में जरूर है। ऐसी ही एक ऐश्वर्य अलौकिक शक्ति से प्रेरित घटना घटित हुई मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 4 दोस्त रुद्र, विकास, मनोज और सुनील अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी करने के लिए भोपाल के सबसे व्यस्त और चहल पहल वाले इलाके में रहते हैं। ये चारों ही एक मध्यम वर्गीय परिवार का हिस्सा हैं। जहां रुद्र और मनोज के घर का वातावरण धार्मिक है, वहीं सुनील और विकास के घर में पूजा पाठ सिर्फ किसी एक बड़े त्योहार तक ही सीमित है। रुद्र को हर समय नई नई जगह और पौराणिक स्थानों पर घूमना और उनके बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उसके कहे अनुसार आज ये सभी दोस्त रायसेन के किले जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज के दिन सुबह 6 बजे 2 गाड़ियों पर ये चारों दोस्त अपनी मंजिल रायसेन के किले की ओर निकल गए। भोपाल से रायसेन की दूरी लगभग 45 किलोमीटर की है। रास्ते में कई मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। किले से कुछ पहले हजरत पीर फतेहुल्लाह की दरगाह है, जिसकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। जितना मनोरम यहाँ का नज़ारा दिन में होता है, उतना ही ये रास्ता रात में वीरान और सुनसान हो जाता है। किला एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहाँ पर जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों की 3 से 4 पगडंडियाँ हैं। वैसे तो चढ़ाई बहुत कठिन है, पर ये चारों नौजवान मस्ती और चौहलबाजी करते हुए आसानी से किले तक पहुंच जाते हैं। सुनील और विकास जहां अब तक किले को 2 बार घूम चुके हैं, वहीं रुद्र और मनोज अभी तक केवल आधा किला ही घूम पाए, क्योंकि वो बहुत बारीकी से इस किले के भव्य इतिहास को समझने और इसको करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसी बीच सुनील और विकास को भूख लगाती है, और वो दोनों रुद्र और मनोज से बहुत परेशान होकर उन्हें बार बार नीचे के चलने को कह रहे थे। पर रुद्र और मनोज को तो मानो भूख और प्यास थी ही नहीं। वो सिर्फ किले को नजदीक से जानने के लिए उत्सुक थे। दोपहर अपने अंतिम पड़ाव पर है, शाम अपनी छटा बिखेरने को आतुर है। सुनील और विकास का सब्र अब जवाब दे चुका है, और वो रुद्र से कहकर नीचे उतरने लगते हैं। रुद्र ने भी सूरज को ढलते देखकर मनोज से कहा, शाम के 5 बजने वाले हैं, अभी नीचे उतरने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। चलो हम भी नीचे को चलना चालू करते हैं, जिससे रात होने से पहले नीचे दरगाह तक पहुंच सके। रुद्र नीचे आकर देखता है कि विकास और सुनील दरगाह के सामने चाय नाश्ते की दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं। मनोज ने भी दुकान पर आकर अपने और रुद्र के लिए 2 चाय ऑर्डर कर दी। फिर सुनील और विकास के जाकर बैठ जाता है। चारों इधर उधर की बात करते हुए चाय की चुस्की का लुत्फ उठा रहे हैं। विकास के पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर यहाँ खाने के लिए कोई व्यवस्था न देखकर उसने और सुनील ने भोपाल से 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाले एक ढाबे पर खाने का प्लान बनाया। चारों दोस्त यहाँ से निकलने से पहले दरगाह पर हाजिरी देते हैं। दरगाह से भोपाल की ओर निकलते निकलते अब दिन पूरी तरह ढल चुका था। रात का अंधेरा किसी भी वक्त अपने चरम पर पहुंचने वाला था। कहने को तो अभी सिर्फ शाम के 7 बजे हैं, पर पहाड़ी और जंगल में अंधेरा गिरते देर नहीं लगती। आज अमावस्या की काली अंधेरी रात है, और चारों दोस्त अपनी वर्तमान रिहाइश भोपाल की ओर अपनी मोटरसाइकिल से सफर कर रहे हैं। करीब आधे घंटे चलने के बाद सुनील की गाड़ी 2-3 झटके के साथ बंद हो जाती है। मनोज और रुद्र अपनी गाड़ी सुनील के पास लगाकर पूछते हैं, क्या हुआ? सुनील कहता है, पेट्रोल खत्म हो गया है,
शायद जल्दबाजी में डलवाना भूल गया था। रुद्र चिंतित होकर कहता है, ये तो गलत हुआ। अब इस जगह इतने बजे पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? फिर कुछ सोचकर उसने मनोज से अपनी गाड़ी का पेट्रोल देखने के लिए कहा। मनोज पेट्रोल टैंक को चेक करते हुए कहता है, लेकिन मेरी गाड़ी में भी ज़्यादा पेट्रोल नहीं है, पर इतना तो है कि हम किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच सकते हैं। सुरक्षित स्थान का नाम सुनकर सुनील और विकास उन्हें उस भोपाल मोड़ पर पड़ने वाले ढाबे के बारे में बताते हैं, जिसे रुद्र और मनोज ने भी पहले से देखा हुआ है। अब चारों अंदाजा लगाते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति से वो ढाबा कितनी दूर है। ढाबे की दूरी का अंदाजा लगाकर मनोज अपनी गाड़ी का कुछ पेट्रोल सुनील की गाड़ी में डाल देता है, जिससे वो चारों ढाबे तक पहुंच सकें। ढाबे पर पहुंचकर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, ऐसा सोचकर चारों आगे निकलते हैं। पर पेट्रोल को एक गाड़ी से निकालकर दूसरी में डालने के चक्कर में बहुत सा पेट्रोल खराब हो जाता है और साथ ही रात भी काफ़ी हो जाती है। पेट्रोल अब दोनों गाड़ियों में ही कम था और उन चारों का ढाबे की दूरी का अंदाजा भी गलत साबित हुआ। ढाबे से करीब 2 किलोमीटर दूरी पहले एक गाड़ी का और फिर दूसरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो चारों इस समय अमावस्या की काली रात में सुनसान सड़क पर जंगल के बीचों बीच बिना किसी मदद की आशा के लिए खड़े हुए। उस समय कोई भी उम्मीद करना बेईमानी था कि उनको कोई मदद मिल सकती थी। अभी तक के सफर में एक भी गाड़ी उन्हें नहीं मिली थी और ना ही आसपास में किसी बस्ती के होने का कोई अंदेशा था। रुद्र शांति को भंग करते हुए बोला, देखो, इस समय इस वीरान और सुनसान जगह पर खड़े रहने से अच्छा है कि हम ढाबे तक गाड़ी को ढकेल कर ले चले। शायद हमें वहां कुछ मदद मिल जाए। सही कहा, और हो सकता है हमारे मोबाइल पर नेटवर्क भी मिल जाए, तब तक हम किसी मदद की उम्मीद कर पाएंगे। मनोज ने रुद्र की बात का समर्थन करते हुए कहा। बाकी दोनों दोस्त भी रुद्र की बात का समर्थन करते हुए पैदल ही गाड़ी को धक्का लगाते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें झींगुर और कई प्रकार के पतंगों की आवाज़ आ रही थी, जो इस माहौल को और भी डरावना बना रही थी। करीब 40-45 मिनट चलते चलते उन्हें ढाबा दिखाई देने लगा। अगले 5 मिनट बाद ही चारों दोस्त ढाबे पर थे। अपनी गाड़ियों को ढाबे के सामने लगाकर सामने पड़ी खाट पर आराम से बैठ गए। तकरीबन 15 मिनट बाद रास्ते की थकान कुछ कम होने पर विकास ढाबे के नौकर को आवाज़ देने लगा, पर ढाबे के अंदर से किसी ने भी उसकी आवाज़ का उत्तर नहीं दिया। अब अगर ढाबे में कोई होता तो कुछ बोलता। देखते हैं आगे इन दोस्तों के साथ क्या हुआ।